हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ और बेहतरीन सवाल, कुछ ऐसे टफेस्ट सवाल जो 5% से भी कम बच्चे सही तरह से अटेम्प्ट कर पाए थे। एक सेशन प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हमने कुछ चुने हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और देखने वाले हैं कुछ और अच्छे सवाल जो कि पिछले सालों में जेईई एडवांस में पूछे गए हैं और द मोस्ट टफेस्ट सवालों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल हम लोग इस सेशन में इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है जेईई एडवांस 2021 का मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था। अनअटेम्प्टेड 62% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था, 22% ने पार्शली करेक्ट किया था, इसको 14% बच्चों ने गलत कर दिया था और केवल 1.62% बच्चे जो हैं इसको पूरी तरह से सही अटेम्प्ट कर पाए थे। यानी कि इसके जो आंसर थे तीनों, वो तीनों के तीनों आंसर ही उन्होंने मार्क किए थे और गलत आंसर मार्क नहीं किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमको इस क्वेश्चन में। लेट ई, एफ एंड जी बी 3 इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/6 एंड 1/4 और पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/10 फॉर एनी इवेंट एच इफ एच सी डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने का है नहीं। एक एक ऑप्शन लेकर हम लोग शुरू कर सकते हैं। बस इतना बात मान लो कि पहला इवेंट जो है ई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, दूसरे की 1/6 है और तीसरा इवेंट जो है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तीनों इवेंट एक साथ होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और ये तो एक डेफिनेशन वाली बात हो गई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एक एक करके एक एक ऑप्शन उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू 140, ऐसा है या नहीं है, इस चीज को हमको चेक करना। तो सबसे पहले जो पहले लिखा हुआ है इसको समझते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि इवेंट ई हो रहा हो, एफ हो रहा हो, लेकिन जी नहीं हो रहा हो। ई अकर्स एंड एफ अकर्स बट जी डजंट अकर, है ना। वेन डायग्राम यहाँ पे एक अगर हल्का फुल्का सा हम लोग बनाएं 3 इवेंट का, तो कौन सी चीजों की बातें हो रही है ये समझने में थोड़ी सी हमको हेल्प मिलेगी। मान लीजिए ये है इवेंट ई हमारा, ये है इवेंट एफ और ये है इवेंट जी। ये ई है, ये एफ है और ये जी है। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कौन सा सेक्शन हो जाएगा? ये कि ई हो रहा हो, एफ हो रहा हो, ऐसा रीजन जिसमें ई और एफ दोनों हो रहे हो, लेकिन जी नहीं होना चाहिए। अब ये जो तीनों का कॉमन पार्ट है इसमें तो जी भी हो रहा है, यानी कि हमको केवल इधर इधर वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों को कैसे मिल सकती है कि जो ई इंटरसेक्शन एफ वाला एरिया है, इसमें से अगर ये पूरा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी को हटा दें तो ये वाली चीज मिल जाएगी, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखना, ध्यान से सुनना। पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसा एरिया जिसमें ई और एफ दोनों हो रहे हों, ई और एफ दोनों हो रहे हों, उसमें से तीनों जिसमें हो रहे हैं उसको हटा दिया जाए, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसको हटा दिया जाए। ई इंटरसेक्शन एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी को हटा दिया जाए। अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तो हमको दिया हुआ है, लेकिन ये चीज तो हमको नहीं दी गई है।
ये कहाँ से लेके आए? तो देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही नहीं है। हमको क्या बताना है? एक रेंज बतानी है कि किससे ये प्रोबेबिलिटी कम होने वाली है। अब ई इंटरसेक्शन एफ को किस किस से कंपेयर किया जा सकता है? देखो यहाँ पे दो अलग अलग डेटा सेट है हमारे पास जिससे कंपेयर कर सकते हैं। एक ई की प्रोबेबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर एफ की प्रोबेबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो इवेंट ई हो, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये कितना दिया हुआ है? 1/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ये कितना दिया हुआ है? 1/6। अब ये 1/8 है, ये 1/6 है, और ये ई इंटरसेक्शन एफ ये वाला रीजन है हमारा। अब मुझे बताओ कि ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से भी कम होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से भी कम होगा, यानी इन दोनों में से जो छोटा है उससे भी ये कम होने वाला है। ये बात मानेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो छोटा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से, और साथ ही में यह किससे भी छोटा होगा? एफ से भी छोटा होगा। पहले वाले का क्या अर्थ हुआ कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो किससे छोटा हो गया? 1/8 से। और दूसरे वाले से क्या मिला कि पी ई इंटरसेक्शन एफ किससे छोटा हो जाएगा? 1/6 से। तो भैया पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि जो पत्ती है, ये पत्ती 1/8 से भी छोटी है और 1/6 से भी छोटी है। अब इसका मतलब 1/8 से छोटी है, इन दोनों में से छोटा कौन है? 1/8 है, तो 1/8 से छोटा हम इसको बोल सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जब हम लोग लिखना चाहें इन दोनों से, तो क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो किससे छोटा होगा? 1/8 से छोटा होगा। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 से छोटा है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको हम लोग कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 1/8 से छोटा है ना। इसका मतलब हुआ कि पी ई इंटरसेक्शन एफ में से अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये किससे छोटा हो जाएगा? 1/8 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी से छोटा हो जाएगा। ये जो चीज लिखी हुई है इधर, ये क्या लिखा हुआ है? ये यही चीज लिखी हुई है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है? ई हो, एफ हो एंड जी ना हो। तो पीई हो, एफ हो एंड जी ना हो, ये 1/8, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? 1/10। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 40, और ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/40। यानी कि जो पहला ऑप्शन है हमारा वो सही प्रूव हो गया, है ना। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बड़ी आसानी से सिंपल सिंपल चीजों को यूज करते जाओगे तो आसानी से हो जाता, ठीक है। इतना कठिन सवाल ये नहीं था, इसको कठिन बना दिया इसकी लैंग्वेज ने, इस डायग्राम ने और मल्टीपल करेक्ट ने। मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर उसमें गलतियां इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि अगर एक भी गलत लगा दिया तो फिर पूरा गलत मान लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो देखने वाली थी वो ये थी कि भैया 62% ने तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था। मतलब प्रोबेबिलिटी नाम से ही यहां पर हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है। उसी डर को भगाने के लिए इन कठिन सवालों का सिंपल सॉल्यूशन यहां पे मैं बता रहा हूं। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है कि ई ना हो, एफ और जी हो, है ना। तो सेकंड पेज पे आ जाते हैं और सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ई ना हो, एफ एंड जी हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ई ना हो, एफ और जी हो। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि एफ और जी जहां हो रहा है उस हिस्से में से वह चीज हटा दी जाए जहां पर तीनों हो रहे हो। यही काम पहले भी किया था, है ना। कौन सा एरिया की बात हो रही है? अब जहां पे एफ और जी हो रहे हो, यानी कि ये एफ और जी वाली पत्ती ले ली जाए। नहीं, ये नहीं है एफ और जी की पत्ती, एफ और जी की पत्ती ये है। एफ और जी वाली पत्ती ले ली जाए और इसमें से केवल वह रीजन लिया जाए जिसमें एफ और जी हो रहे हो, ई ना हो रहा हो। तो ये एफ और जी वाली पत्ती में से तीनों का कॉमन पार्ट हटा दिया जाए, है ना। एफ और जी वाली पत्ती में से तीनों का कॉमन पार्ट हटा दिया जाए। अब फिर से यहां पर हम लोग इस एफ इंटरसेक्शन जी को अलग से ले लेते हैं। तो ये एफ इंटरसेक्शन जी जो होगा
ये क्या चीज है, ये पत्ती है। अब ये पत्ती इस सर्कल से भी छोटी है, इस सर्कल से भी छोटी है, यानी एफ इंटरसेक्शन जी एफ से भी छोटा है और जी से भी छोटा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यह एफ से भी छोटा होगा और एफ इंटरसेक्शन जी जो है वो जी से भी छोटा होगा। अब एफ इंटरसेक्शन जी ये एफ से छोटा है। एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी है 1/4, 1/4 यानी कि 1/4 से भी छोटा है, ये 1/6 से भी छोटा है और यहां से मिल जाएगा हमको कि ये 1/4 से भी छोटा है ना। अब इन दोनों में से जो छोटा है मतलब उससे भी छोटा है तो 1/6 से छोटा हो जाएगा ये। तो हम क्या लिख सकते हैं पी एफ इंटरसेक्शन जी इज लेस देन 1/6। तो पी एफ इंटरसेक्शन जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज लेस देन 1/6 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ये कितना हो जाएगा, ई ना हो और एफ हो जाए, जी हो जाए। दिस विल बी लेसर देन 1/6 माइनस 1/10। तो यहां क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, 5 माइनस 3, 2/30 से ये छोटा होगा यानी कि 1/15 से ये छोटा होगा, यानी कि पी ई ना हो एफ हो और जी हो, ये किससे छोटा होगा 1/15 से छोटा होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे, पी ई यूनियन एफ यूनियन जी, यानी कि ये ई यूनियन एफ यूनियन जी। ठीक है, ये किससे छोटा हमको देखना है कि 13/24 से ये छोटा है या नहीं है। अब देखो इसको कैसे किया जाए, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं हम लोग। यहां पर सी ऑप्शन लिखता हूं मैं, पी ई यूनियन एफ यूनियन जी, ई यूनियन एफ यूनियन जी, यानी ये ई वाला सर्कल, ये एफ वाला सर्कल और ये जी वाला सर्कल। अब देखो यहां पे हमको दिया हुआ है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तो ओवरलैप हो ही रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब अगर इन तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग जोड़ें तो वो थोड़ी सी जो है ज्यादा ही आएगी, किससे, ई यूनियन एफ यूनियन जी से। समझना क्या बताना चाह रहे हैं यहां पे, एक और वेन डायग्राम में बताता हूं। ये हमारा जो ओरिजिनल वेन डायग्राम है, ई यूनियन एफ यूनियन जी, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए हमको। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों सर्कल्स को अलग अलग कर देता हूं। ये सर्कल अलग कर दिया, ये सर्कल अलग कर दिया, ये सर्कल अलग कर दिया। ये ई की प्रोबेबिलिटी, ये एफ की प्रोबेबिलिटी, जी की प्रोबेबिलिटी। अब इन तीनों सर्कल को अलग अलग ऐड करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी इससे, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, थोड़ा सा पार्ट ओवरलैप हो जा रहा था। अब अगर अलग अलग कर दोगे तो एटलीस्ट 1/10 तो तीनों के साथ ऐड होगा। अब ये इधर वाला जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ई यूनियन एफ यूनियन जी, और ये क्या है, सबको मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना दिया। तो ये किससे छोटी होगी, पी ई प्लस पी एफ प्लस पी जी से। अब ये कितना, ये तो हमें बताना है, पी ई कितना था, पी ई जो था वो था हमारा 1/8, पी एफ था 1/6 और पी जी था 1/4। यानी कि ये जो सम होगा ये इस सम से, मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा ये इस सम से छोटा होगा। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लें क्या, तो इधर आ जाते हैं हम लोग कि पी ई यूनियन एफ यूनियन जी जो होगा वो 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 इससे छोटा होगा। यहां क्या एलसीएम आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि ये 13/24 से हमेशा छोटा रहने वाला है ना। इसका मतलब सी ऑप्शन भी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। देखो कितना सिंपल सा सवाल दिख रहा होगा, है ना, लेकिन ये सारी समझने की बातें हैं। अगर ध्यान से सुन रहे होंगे और ये थोड़ा बहुत वेन डायग्राम, थोड़ा बहुत ये रिलेशन से पता होंगे तो ज्यादा कठिन सवाल ये नहीं रह जाता। लास्ट वाले पे आते हैं, probability that E doesn't occur and F doesn't occur and G doesn't occur is less than 5/12। तो देखो इसको उठाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी कि E ना हो एंड F ना हो एंड G ना हो। अब तुम्हें याद होगा इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से E
हो जाए या एफ हो जाए या जी हो जाए, एटलीस्ट वन अकर का होल कॉम्प्लीमेंट। और फर्दर इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ यूनियन जी। ये सिंपल डी मॉर्गन्स लॉ हमने यहां पे लगा दिया। अब इस चीज की रेंज हम लोग जानते हैं, देखो ये लिखी हुई है ना। तो अगर ये 13/24 से बड़ा है और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो 11/24 से बड़ा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट देख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां से शुरू करते हैं कि P E यूनियन F यूनियन G जो है वो 13/24 से हमेशा छोटा है। तो इसका जो नेगेटिव होगा E यूनियन F यूनियन G ये बड़ा हो जाएगा। और इसमें दोनों तरफ क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, 1 माइनस ये चीज बन जाएगी और फर्दर ये चीज बन जाएगी, यानी कि E ना हो एंड F ना हो एंड G ना हो, दिस विल बी ग्रेटर देन 11/24। अब ये 11/24 से अगर बड़ा है तो भैया 10/24 से भी बड़ा होगा, है ना। अगर कोई नंबर 11/24 से बड़ा है तो 11/24 तो 10/24 से बड़ा है, इक्वल भी नहीं लगाना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो, 10/24 से बड़ा है ना। तो ये 11/24 से बड़ा होगा तो ये 10/24 से ऐसा लिख सकते हैं। अब 10/24 कितना हो गया, 5/12, यानी कि ये 5/12 से हमेशा बड़ा होगा, इवन 5/12 के बराबर भी नहीं हो सकता। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें इसको बराबर या छोटा दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए इस बात को, कितना अच्छा ये सवाल था, है ना। इन सवालों को मैं क्यों ले रहा हूं, तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही सिंपल सवाल थे, इनको यहां पे क्यों लिया जा रहा है। तो उसके पीछे कारण ये है कि देखो कठिन सवाल करना एक चीज है, दूसरी चीज है कि किसी सवाल को कठिन बना देना। तो ये वो सवाल थे जिनको बच्चों ने कठिन बना दिया। अब तुम ये सोचो कि कहां पे गलती हुई होगी, कौन कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर उन्होंने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया, इसके सॉल्यूशन को मिस कर दिया, इसके कॉन्सेप्ट को लूज कर दिया, है ना। इसीलिए यहां पे वो सवाल लिए जा रहे हैं जो मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर पाए थे या गलत कर दिए थे या अटेम्प्ट ही नहीं किए थे या पार्शियली करेक्ट किया था। अब इसको पूरी तरह से सही केवल 1.62% बच्चों ने किया था। तो सीखना हमको ज्यादा जरूरी यह है कि कौन से सवाल मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे कर पाए थे और ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इतने कम बच्चे इनको कर पाए, कहां पर उन्होंने गलतियां कर दी होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल देखते हैं जो अगेन केवल 2.5% बच्चे सही कर पाए थे। काफी पुराना सवाल है, 2023 का, लेकिन ये एक अच्छा सवाल है, इसलिए इसको इस सीरीज में, इस चैप्टर में अच्छे सवालों की जो एक सेट हमने बनाया है उसमें रखा गया। 2013 का अनअटेम्प्टेड 72% ने तो भैया इसको हाथ ही नहीं लगाया, मतलब कोशिश की होगी लेकिन छोड़ दिया होगा। जिन्होंने किया उसमें से भी 24% गलत करके आ गए। केवल 2.5% बच्चे ऐसे थे जो इस सवाल का सही उत्तर दे पाए थे। अब देखो फिर से एक अजीब सा दिखने वाला सवाल जिसका सॉल्यूशन काफी इजी था, है ना, लेकिन सवाल को हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है E1, E2 एंड E3, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 अकर्स इज अल्फा। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है अल्फा, कि केवल E1 हो रहा हो, E2 ना हो रहा हो, E3 ना हो रहा हो, है ना। E2 केवल E2 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है बीटा, एंड केवल E3 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है गामा। ये पहली लाइन यहां पे कंप्लीट हो जाती है। दूसरी लाइन पे आते हैं, let the probability P that none of the event occurs satisfy this equation। P किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, कि कोई इवेंट नहीं हो रहा है, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये दो कंडीशन है, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी is equal to alpha beta and beta minus 3 gamma into p is equal to 2 beta gamma. All the given probabilities are assumed to lie in 0 to 1। obvious सी बात है 0 से 1 में मतलब impossible इवेंट भी नहीं है और सर्टेन इवेंट भी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनका वैल्यू 0 से 1 के बीच में झूम रहा है। Then the probability of occurrence of E1 divided by probability of occurrence of E3। देखो दो चीजें
करके उठाते हैं। सबसे पहली चीज उठाई हमने, इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहली लाइन से दूसरी क्या इंफॉर्मेशन है, इनकी प्रोबेबिलिटी, केवल E1 की अल्फा, केवल E2 की बीटा और केवल E3 की गामा, है ना। तो यहां पर मैं लिखता जाता हूं क्या क्या चीजें डिफाइन की जाए कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of E1 is, मान लो इसको नाम दिया हमने x, ये अल्फा नहीं दिया गया। अल्फा किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि E1 हो, E2 ना हो और E3 ना हो, ठीक है। यहां पे हम लोग देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सवाल से सीखेंगे वो ये है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के सवाल को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन उसका स्टार्ट करने से पहले अच्छे से इवेंट्स डिफाइन कर लो, है ना। जैसे कि E1 के होने की प्रोबेबिलिटी को x बोल दिया, E2 के होने की प्रोबेबिलिटी को हमने y बोल दिया और E3 के होने की प्रोबेबिलिटी को z बोल दिया, ठीक है। अब यहां पे जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको समझते हैं। अल्फा किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी दैट E1 हो, E2 ना हो और E3 ना हो, है ना। ध्यान से सुनना, अल्फा। अब सिंस दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, किसी एक के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 क्या है, x। E2 ना हो, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट हैपनिंग विल बी 1 by y, 1 minus y, और प्रोबेबिलिटी दैट E3 doesn't occur will be 1 by z, and similarly probability that E1 also does not occur is 1 minus x, है ना। E1 x हो गया, E2 ना हो इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 minus y, और E3 ना हो इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 minus z। ये है अल्फा। सिमिलरली केवल बीटा, मतलब केवल E2 हो, इस चीज को क्या नाम दिया गया, बीटा। E2 हो, ओनली E2 अकर्स, मतलब E1 नहीं हो रहा है, E1 नहीं हो रहा है, तो E1 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 minus x। E2 हो जाए इस चीज की प्रोबेबिलिटी z, और E3 ना हो। और सिमिलरली गामा, केवल E3 हो रहा हो, तो E1 नहीं हो रहा है, E2 नहीं हो रहा है, केवल E3 हो रहा है। और P किस चीज का नाम दिया गया है कि नन ऑफ द इवेंट अकर, ना ही E1 हो, ना ही E2 हो और ना ही E3 हो। ये हैं अल्फा, बीटा, गामा और पी। अब दूसरी दो चीजें उठाते हैं। दूसरी दो चीजें क्या है, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन। एक बार में दो से ज्यादा चीजें हमसे हैंडल नहीं होती है, तो दो दो करके ही हमको उठानी चाहिए। अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। नए पेज पे ले लेते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, यहां जब हमने ये सारे नामकरण कर दिए थे तो उसके बाद जो चीज पूछी गई थी उसको भी लिख देते हैं। क्या चीज पूछी गई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 इज x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3 इज z, यानी कि x बाई z की वैल्यू हमको ढूंढ के लेके आनी है ना। वापस से सवाल पर आते हैं। अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा इनकी वैल्यू उठा ली जाए। x, अल्फा क्या चीज को बताता है, अल्फा इस चीज को बताता है कि केवल E1 हो रहा हो, यानी कि x इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। ध्यान से देखना भैया, थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बीटा ये चीज है ना, ये पहला ब्रैकेट हो गया, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी दिया है, ना कि बीटा, है ना। ये है पी, और पी की क्या वैल्यू है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से रख दी जाए, x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड। अब क्या क्या चीजें हो रही हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं।
1 माइनस जेड, अंदर क्या बचा, x इंटू 1 माइनस वाई माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, देखो 1 माइनस जेड से ये 1 माइनस जेड कैंसिल, एक 1 माइनस एक्स से ये 1 माइनस एक्स कैंसिल, इस 1 माइनस वाई से ये 1 माइनस वाई कैंसिल। इधर क्या क्या बचेगा, x इंटू 1 माइनस जेड, और एक और 1 माइनस जेड भी उड़ जाएगा। देखो ये 1 माइनस जेड से ये 1 माइनस जेड भी उड़ गया। बचा क्या तुम्हारे पास, बचा है अंदर देखोगे तो x माइनस एक्स वाई माइनस 2x, नहीं नॉट माइनस 2y प्लस 2xy, और इधर बचा है हमारे पास एक x और एक y, xy। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, कितना हो जाएगा ये, x माइनस 2y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई भी कैंसिल हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये हो गया पहले रिलेशन को सिंप्लीफाई करने पर जो एक्सप्रेशन मिला था वो। सिमिलरली जो दूसरा था, दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, दूसरा एक्सप्रेशन था हमारा बीटा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू 2 बीटा गामा, है ना। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा। ठीक है, यही है, बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा। अब यहां पर भी वैल्यू रख दी जाए उसी तरह से और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या क्या वैल्यू होगी, बीटा मतलब ओनली E2 अकर्स, यानी कि पहला नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, माइनस 3 टाइम्स पहला नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, केवल तीसरा हो रहा है ना। यहां पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा सा, और पी क्या चीज है हमारा, कि कोई इवेंट ना हो, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड, और 2 बीटा गामा, इनकी वैल्यू भी रख दी जाए तो बीटा की वैल्यू क्या है कि ए नहीं हो रहा हो, E1 नहीं हो रहा हो, E2 हो रहा हो, E3 नहीं हो रहा हो, और यहां पर E1 नहीं हो रहा हो, E2 नहीं हो रहा हो, और E3 हो रहा हो। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, इस 1 माइनस वाई से ये 1 माइनस वाई कैंसिल कर दो, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल कर दो, और इस 1 माइनस जेड से ये 1 माइनस जेड भी कैंसिल कर दो। ठीक है, और यहाँ अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, वाई इंटू 1 माइनस जेड माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस वाई इंटू जेड, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचा, y माइनस वाई जेड माइनस 3 जेड प्लस 3 वाई जेड इज इक्वल टू 2 वाई जेड। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 3 जेड प्लस 2 वाई जेड इज इक्वल टू 2 वाई जेड। तो y माइनस 3 जेड इज इक्वल टू 0, और यहां से आ गया y इज इक्वल टू 3 जेड। ठीक है, तो पहले रिलेशन से क्या मिला था हमको, x इज इक्वल टू 2y, दूसरे से क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 3 जेड। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 3 जेड नॉट 36, इसको उठाकर यहां रख दिया जाए तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 जेड एंड x इज इक्वल टू 6 जेड, और x बाई जेड विल बी इक्वल टू 6, यानी कि जो हमको चाहिए था x बाई जेड उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, x बाई जेड विल बी इक्वल टू 6, तो आंसर विल बी 6। तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल जो समझना था वो ये था कि अल्फा बीटा गामा और p आखिर में है क्या और इनको लिखा किस तरह से जाए। तो देखो मैंने फिर बताया कि हमेशा जो भी इवेंट्स क्वेश्चन में हो, जो भी हमारे रेफरेंस इवेंट हो, जिनको क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं, उनको कुछ डिफाइन कर लो,
और फिर उनका यूज करते हुए बाकी सारे इवेंट्स को लिखने की कोशिश करो। अगर ऐसा कर लोगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, अपने आप चीजें नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन यहां पर हमें दिया गया है। नॉट दिस वन, पहले दिस वन। अगेन एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप, अनअटेम्प्टेड 29%, बाकी 70-71% बच्चों ने जो है इसको करने की कोशिश की, लेकिन 68% इसको गलत करके आ गए, और केवल 2% जो है वो, लगभग 3% जो है वो इसको सही कर पाए थे। ये थोड़ा सा पीएनसी वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कभी कभी पीएनसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ना। तो प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट था और पीएनसी का क्या कॉन्सेप्ट था, दोनों चीजें समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 2 2 4 4 0। फॉर एग्जाम्पल 2 2 4 0 इज इन एक्स, while 0 2 2 4 4 and 4 4 2 2 are not in x। इस लाइन को समझते हैं। x एक सेट है जिसके अंदर इन 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में से 5 डिजिट का यूज करते हुए 5 डिजिट का नंबर बनाया जाता है। याद रखना है, नंबर 5 डिजिट का होना चाहिए और डिजिट जो यूज करनी है वो केवल यही होनी चाहिए। इस हिसाब से देखो तो एक नंबर जो है 2 2 4 0, यानी कि 2 2 दो, तीनों तो 2 ले लिए, एक 4 ले लिया, एक 0 ले लिया, बन सकता है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें है इस सेट में, लेकिन 0 2 2 4 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 डिजिट का नहीं माना जाएगा। 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो ये 4 डिजिट का ही माना जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 बार 4 यूज किया गया है, लेकिन 4 तो हमारे पास केवल 2 ही थे। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। Suppose that each element of x has equal chance of being chosen, यानी कि इससे जितने भी 5 डिजिट के नंबर बनाएंगे उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हर नंबर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है। ऐसा बायस नहीं है, हम लोग सबको इक्वली चुनेंगे। ठीक है, लेट p be the conditional probability that an element chosen at random is multiple of 20 given that it is a multiple of 5। तो P5 लिख देते हैं हम लोग। अ नंबर डिविजिबल बाई 5 इज सेलेक्टेड। 5 से डिविजिबल एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है। और P20 क्या है? P20 विल बी अ नंबर डिविजिबल बाई 20 is selected। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको कि एक रेंडमली एक नंबर जो सेलेक्ट किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 20 से डिविजिबल होगा, गिवन दैट इट इज डिविजिबल बाई 5। अगर 5 से डिविजिबल दे दिया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 20 से भी डिविजिबल होगा, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 से डिविजिबल है और ऊपर आ जाएगा 5 एंड 20 दोनों से डिविजिबल है। अच्छा, 20 से डिविजिबिलिटी और 5 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ लेते हैं। 5 से डिविजिबल होने का क्या रूल है? डिविजिबल बाई 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब डिविजिबल बाई 5, है ना, दोनों एक ही बात है, परेशान मत होना। डिविजिबल बाई 5 तो लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट 0 और 5। अब 5 तो यहां हो नहीं सकती, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 0 ही होनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। सिमिलरली डिविजिबल बाई 20 देख लेते हैं। डिविजिबल बाई 20, इसका क्या रूल होगा? लास्ट डिजिट 0, मतलब 10 से डिविजिबल होना चाहिए एक तो ये, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो लास्ट यहां पर लिख देते हैं, सेकेंड लास्ट डिजिट
क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। समझना इस चीज को। जैसे कि मान लो एक ये दे दिया, इस नंबर के लिए बात करें तो 444 नहीं, 444 तो है ही नहीं हमारे पास, तो 4442220, क्या ये 20 से डिविजिबल होगा? तो होगा, क्योंकि एक लास्ट में जीरो है और बचा हुआ नंबर इवन नंबर है। तो यही चीज यहाँ पे लास्ट डिजिट जीरो होनी चाहिए और लास्ट डिजिट को हटा दें तो सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए ताकि 2 से डिविजिबल हो जाए। यहीं पे अगर ये नंबर लोगे 44221 या 44210, तो ये 20 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये तो हो गया, लेकिन ये जो बचा हुआ नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। और ऐसे नंबर तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे क्योंकि ये तो 10 से ही डिविजिबल नहीं है। यही चीज यहां पर ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए, साथ ही में सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन भी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, 20 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, बड़ा आसान काम है, लास्ट में जीरो होना चाहिए। 5 एंड 20 दोनों से डिविजिबल है, तो 20 से डिविजिबल होने में लास्ट में जीरो तो चाहिए। अब लास्ट में जीरो आ गया तो ऑटोमेटिकली वो किससे भी डिविजिबल हो गया, 5 से भी डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से भी डिविजिबल हो एंड 20 से भी डिविजिबल हो, तो इसको केवल ऐसा लिख दो ना कि 20 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 20 से हो गया तो 5 से तो हो ही जाएगा, है ना। रिवर्स ट्रू नहीं है, 5 से हो गया तो जरूरी नहीं है कि 20 से भी होगा, लेकिन 20 से अगर डिविजिबल है, लास्ट में जीरो आ गया मतलब 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें यह बताना है कि 20 से डिविजिबल हो कोई नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और 5 से डिविजिबल हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसका रेशियो आंसर दे देना है। तो एक एक करके उठाते हैं। पहले 5 से डिविजिबल वाले समझते हैं। डिविजिबल बाय 5, तो कितने नंबर कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5, और 5वें पे तो जीरो रखना ही पड़ेगा। 5 तो हमारे पास है नहीं, देखो 5 से डिविजिबिलिटी में लास्ट में जीरो चाहिए होता है या 5 चाहिए होता है, 5 लास्ट में है नहीं तो जीरो ही रखना पड़ेगा। अब जीरो लास्ट में रख दिया तो बचा क्या क्या, 1 22244, ये चीजें हमारे पास बच गई। सिलेक्शन के लिए हमारे पास है 1 22244, ये चीजें सिलेक्शन के लिए अब बच जाती है इन 4 जगह पर। अब इन 4 जगह पर ये 6 में से कितनी तरह से सिलेक्शन किया जा सकता है, अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो देखो ऐसा किया जा सकता है कि 3 सेम ले लिए जाए और एक डिफरेंट ले लिया जाए, यानी कि 2 2 2, और एक डिफरेंट 4 हो सकता है, या फिर 2 2 2 एक डिफरेंट 1 हो सकता है। बस जीरो तो अवेलेबल है ही नहीं, है ना। और क्या क्या किया जा सकता है कि 2 सेम ले लिया जाए और 2 डिफरेंट ले लिया जाए, यानी कि 2 2 ले लिया जाए और 1 4 ले लिया जाए, या फिर 4 4 ले लिया जाए, 1 2 ले लिया जाए। ध्यान रहो सेलेक्ट कर रहा हूं भी मैं, अरेंज नहीं कर रहा हूं, है ना। 2 सेम ऑफ वन काइंड ले सकते हैं, 2 सेम ऑफ अनदर काइंड ले सकते हैं, 2 2 4 4। और कुछ हो सकता है, एक सेम और 3 डिफरेंट, ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है, चारों के चारों डिफरेंट वाली बात हो जाएगी। क्या चारों के चारों डिफरेंट ले सकते हैं हम लोग, 4 डिफरेंट? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमारे पास 3 ही डिफरेंट क्वांटिटीज अवेलेबल है, 3 ही डिफरेंट डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो 3 सेम हो गया, एक डिफरेंट हो गया, 2 सेम 2 डिफरेंट हो गया, और 2 सेम वन काइंड 2 सेम अनदर काइंड हो गया। अब इनको अरेंज करते हैं। तो जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है इनका अरेंजमेंट कितनी तरह से होगा, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 4। इनका फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, ये भी हो गया 4। यहां पर फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, ये कितने हो जाएंगे 12। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, ये भी हो जाएंगे 12, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी कि 6। तो कितना हो गया 12 12 24 और 6 30 और 8 38, टोटल मिलाकर 38 ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं 5 डिजिट के, जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग किससे, 20 से डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबल बाई 20, डिविजिबल बाई 20। तो डिविजिबल बाई 20 को देखें तो लास्ट में तो जीरो होना ही चाहिए, और सेकंड लास्ट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन है ना।
तो फिर से दो केस बना देते हैं। केस 1, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, लास्ट पे 0 रख रहा हूं मैं और सेकंड लास्ट पे 2 रख दे रहा हूं। और एक केस 2 यहां बना देते हैं जिसमें 1 2 3 4 5, लास्ट पे 0 और सेकंड लास्ट पे 4 रख देते हैं, है ना। अब इसको समझते हैं। 2 और 0 हट चुका है, 2 और 0 हट गया तो बचा क्या क्या, 1 2 2 4 4, है ना। टोटल 7 थे, 2 यहां रख दिए, 5 सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। अब इन 5 में से हमको सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 ही सिलेक्ट करने हैं। तो 3 कितनी तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट सिलेक्ट हो जाए, यानी कि 1 2 4, 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम यानी कि 2 2 के साथ 4 आ सकता है और 2 2 के साथ 1 आ सकता है, या 4 4 के साथ 2 आ सकता है, या 4 4 के साथ 1 आ सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, तीनों डिफरेंट हो गए, तीनों सेम हो नहीं सकते, बस इतनी ही पॉसिबिलिटी है। अब इनका अरेंजमेंट कर लिया जाए, तो तीनों अगर अलग अलग है तो अरेंजमेंट हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 तरह से, यहां पर फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि 3, यहां भी फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 3 तरह से 3 तरह से 3 तरह से, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 × 4 12 प्लस 6 यानी कि 18। तो पहले केस से टोटल 18 तरह से हम लोग नंबर्स बना सकते हैं जो कि 20 से डिविजिबल होंगे और 5 डिजिट के होंगे। अच्छा, 4 और 0 यहां रख दिया जाए तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, 1 2 2 और 4, क्योंकि एक 4 यहां कंज्यूम हो गया है और एक 0 कंज्यूम हो गया। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां के केसेस देखते हैं, तीनों डिफरेंट, 1 2 4, 2 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम हो सकते हैं 2 2 और 2 2 के बाद ले सकते हैं 4, और ये हो सकता है 2 2 और 2 2 के बाद ले सकते हैं 1। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, दोनों सेम 2 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। तो केवल इतना ही केस हमारे पास है, तो इनको अरेंज कर देते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, तीनों सेम 2 2 2, है ना। अब अरेंज कर देते हैं, तो इस पहले वाले का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, यहां पे फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि 3, यहां पे फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि 3, और यहां पे फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, एक ही तरह से इसको अरेंज किया जा सकता है। तो 6 3 9 और 3 12 और 1 13, 13 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो कि 0 पे एंड हो रहे हैं, उससे जस्ट पहले 4 हो यानी कि 20 से डिविजिबल हो। तो टोटल 20 से डिविजिबल कितने हो गए, 18 और 13 यानी कि 31, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल थे 38 और 20 से डिविजिबल आ गए 31। तो यहां पर आते हैं, 20 से डिविजिबल है 31 और 5 से डिविजिबल है 38। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमको दी गई थी P, वो कितनी हो जाएगी, 31/38। तो 38P का आंसर कितना हो जाएगा, 38P विल बी 31। एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। सॉल्यूशन देखने के बाद तो लग ही रहा होगा कि काफी सिंपल था, क्यों ही इतने कम बच्चे कर पाए। लेकिन आसान सी दिखने वाली चीज हर बार आसान नहीं होती है। सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या गलती रही होगी। एक और तरीका जो ये है कि भैया पूरा सॉल्यूशन यहां देखने से पहले जब भी क्वेश्चन सामने आए एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो। जब खुद से सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखने में पता चलेगा कि तुमने कहां कहां गलती की थी, और तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्यों इतने कम परसेंटेज ऑफ बच्चे इन क्वेश्चंस को कर पाए थे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं जो बहुत कम बच्चे करेक्ट कर पाए थे। जैसे कि ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन था, है ना। दिखने में काफी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर से अनअटेम्प्टेड 37%, कोई बात नहीं, इतने बच्चे अनअटेम्प्ट करते हैं। गलत 60% बच्चों ने गलत कर दिया इस सवाल को। अब उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि देखो, जेईई एडवांस के सवाल करने के लिए हमको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होना जरूरी है हर टॉपिक का, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में लगे हुए होते हैं। सवाल समझते हैं। कंसीडर द 6 क्रॉस 6 स्क्वायर इन द फिगर। ये रहा 6 क्रॉस 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6
क्रॉस 6 का ये एक स्क्वायर हमको दिया हुआ है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उनका नाम A1 A2 A3 ऐसे रख दिया गया। मान लो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 फिर A8 A9 इस तरह से पहुंचते पहुंचते जब लास्ट में पहुंचोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? A49 पे पहुंच जाओगे, है ना। 8 से लेकर 14 तक, 21 28 ऐसे करते हुए पूरा 49 तक पहुंच गए। ये A48 A49 ये बात हमको दी गई है। वी से दैट AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column। इसका क्या मीनिंग हुआ कि भैया कोई भी दो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको दोस्त तभी माना जाएगा जब वो एक रो या एक कॉलम के अलोंग है। जैसे कि थोड़ा सा और लिख देते हैं, ये हो गया हमारा A14 A15 A16 A17 A18, यानी कि अगर ये है तो ये किस किस का दोस्त हो जाएगा? A11 का, क्योंकि ये दोनों एक रो में है, A9 का, ये दोनों एक रो में है, A17 का और A3 का, क्योंकि ये एक रो और एक कॉलम के अलोंग है तो इनको हम लोग दोस्त कहेंगे। ठीक है। क्या A8 और A15 एक दूसरे के दोस्त हैं? हाँ है, क्योंकि ये एक कॉलम के अलोंग है। क्या A5 और A6 एक दूसरे के दोस्त हैं? हैं, क्योंकि ये एक रो के अलोंग है। क्या A7 और A13 एक दूसरे के दोस्त हैं? नहीं है, क्योंकि ये कोई रो कॉलम नहीं है, ये डायगोनल आ गया, है ना। क्या A7 और A17 एक दूसरे के दोस्त हैं? नहीं है। ठीक है। और एडजेसेंट की भी बातें हो रही है ना। A7 और A5 क्या ये दोनों दोस्त हैं? ये भी नहीं है, क्योंकि ये एक रो के अलोंग तो है लेकिन एडजेसेंट नहीं है, एक दूसरे के आसपास नहीं है ना। तो यहां पे क्या बात कही गई थी कि एडजेसेंट अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम। एक तो अगल बगल होना चाहिए और एक रो और एक कॉलम में होना चाहिए। ऐसे डायगोनली अगल बगल नहीं चलेगा और एक रो में दूर दूर हुए तो भी नहीं चलेगा। समझ में आ गई होगी बात, है ना। यानी कि यहां पर हम देखें तो ये जो कॉर्नर वाले होंगे, इन कॉर्नर वालों के कितने कितने दोस्त होंगे? ये जो कॉर्नर वाले हैं इनके कितने दोस्त होंगे? 1 2। कॉर्नर वालों के 2 2 दोस्त होंगे, है ना। यहां बीच में अगर एज पे किसी को लें तो इसके 1 2 और 3 3 दोस्त होंगे, है ना। और अगर बीच में किसी को ले लें तो इसके 1 2 3 4 दोस्त होंगे, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है? कोई भी पॉइंट होगा तो या तो वो 4 कॉर्नर पे होगा या इन एजेस पे होगा या बीच में होगा। मतलब या तो किसी के 2 दोस्त होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। मतलब 0 तो किसी का दोस्त नहीं होगा, 1 भी किसी का दोस्त नहीं होगा और 4 से ज्यादा भी किसी के दोस्त नहीं होंगे, यानी 5 6 7 ऐसा भी होना संभव नहीं है। अब सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में हमको क्या दिया गया है? लेट Pi बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पॉइंट हैज I मेनी फ्रेंड्स। इसका क्या अर्थ है कि P1 किस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी? कि एक दोस्त है। P2 किस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी? 2 दोस्त है। I कहां से कहां तक भेज रहे हैं? 0 से 1 2 3 4 तक। P0 किस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी? कि एक 0 दोस्त है। P1 एक दोस्त की, P2 2 दोस्त होने की प्रोबेबिलिटी, P3 3 दोस्त होने की प्रोबेबिलिटी और P4 4 दोस्त होने की प्रोबेबिलिटी। लेट X बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट फॉर I इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 द प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Pi। Then the value of 7 times expectation of X। देखो, भाषा पर नहीं जाना है हम लोगों को, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि ये है एक डब्बा जिसको रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बना देते हैं, है ना। वेरिएबल क्या है हमारा? नंबर ऑफ दोस्त, जो कि हो सकते हैं 0 1 2 3 और 4। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसका नाम है Pi, है ना। इसका वैल्यू हो सकता है 0 0 दोस्त हो सकते हैं, 1 दोस्त हो सकता है, 2 3 4। ये जो यहां पे 49
क्रॉस सेक्शन रखे हुए हैं, इस 49 क्रॉस सेक्शन में से किसी एक क्रॉस सेक्शन को उठाया जाए, किसी एक पॉइंट को उठाया जाए और देखा जाए कि उसके कितने दोस्त हैं, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी तुम्हें मिलेगी? 0 दोस्त होंगे, ऐसा कैसे संभव है? क्या इन 49 में से कोई भी एक ऐसा पॉइंट, कोई भी एक ऐसा जंक्शन, कोई भी एक ऐसा इंटरसेक्शन है क्या जिसके लिए केवल 0, जो किसी और पॉइंट से कनेक्टेड ना हो, किसी और पॉइंट से एडजेसेंट ना हो? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी पॉइंट उठाओगे तो वो रो या कॉलम के अलग किसी न किसी से साथ तो जुड़ा हुआ हो गई। और जो कि हमने देखा भी था कि भैया कॉर्नर वाले देखोगे तो इनके 2-2 दोस्त मिलेंगे, एज पे जो पॉइंट लोगे तो उनके 3-3 दोस्त मिलेंगे, और बीच में कोई पॉइंट ले लोगे तो उसके 4-4 दोस्त मिलने वाले हैं। यानी कि 0 दोस्त हों, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है। कोई ऐसा पॉइंट अवेलेबल नहीं है जिसमें जो किसी के साथ भी एडजेसेंट ना हो। क्या एक दोस्त पॉसिबल है? क्या कोई एक ऐसा पॉइंट है जो केवल एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो, अलोंग रो अलोंग कॉलम? फिर से पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2 दोस्त तो हमको मिलेंगे ही। अब 2 दोस्त कितनी तरह से हो सकते हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके 2-2 दोस्त संभव हैं? तो पहला ऐसा पॉइंट जिसके 2 दोस्त हो वो ये है, एक इसके 2 दोस्त हैं, ये एक इसके 2 दोस्त हैं, ये एक इसके 2 दोस्त हैं, और ये एक इसके 2 दोस्त हैं। यानी कि 1 2 3 4, अगर इन 4 में से कोई पॉइंट सिलेक्ट होता है तो उनके केवल 2 ही दोस्त होंगे। और यही चीज यहां पे दी गई है, अ रैंडम वेरिएबल सच दैट फॉर i इक्वल टू 0 दिस प्रोबेबिलिटी इज देयर। मतलब x इज इक्वल टू अगर 2 रखना है तो 2 दोस्त होंगे, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक रैंडमली सेलेक्टेड पॉइंट के 2 दोस्त होंगे, ऐसा इतनी तरह से हो सकता है। टोटल कितने पॉइंट्स है सिलेक्शन के लिए? 49। 2 दोस्त वाले पॉइंट कितने हैं? 4/49। अच्छा 3 दोस्त हों, ऐसे कितने पॉइंट हैं? तो 3 दोस्त वाले पॉइंट कहां मिल रहे हैं हम लोगों को? यहां एज पे मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं? इन सबको मैं हटाता हूं, एज पे मिल रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 यहां मिल रहे हैं। देखो इनमें से किसी भी पॉइंट को उठाओगे, इसके 3 दोस्त है, एक इधर एक इधर एक नीचे, इसके एक इधर एक इधर एक नीचे, इसके एक इधर एक इधर एक नीचे। यानी कि इन 5 पॉइंट के 3-3 दोस्त है। इन 5 के भी 3-3, इन 5 के भी 3-3, इन 5 के भी 3-3। यानी कि कॉर्नर वालों को छोड़ दो और बाकी एज वाले पॉइंट उठाओ तो इनके 3-3 दोस्त है। तो टोटल ऐसे कितने पॉइंट है जिनके 3-3 दोस्त है? 5 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20। यानी कि उन 50 में से आउट ऑफ 49 20 पॉइंट्स आर देयर सच दैट दे हैव एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं 4-4। अब ये जो अंदर वाले पॉइंट हैं, इन अंदर वाले पॉइंट्स को देखोगे तो हर अंदर वाला पॉइंट 4 दोस्त रखता है। कोई सा भी अंदर वाला पॉइंट उठाओगे उसके 4 दोस्त मिलने वाले। तो बात ये आ जाती कि अंदर पॉइंट है कितने। तो इस पार्ट को देखो, है ना, क्योंकि ये तो हमारे या तो कॉर्नर है या एज है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 × 5 25 ऐसे पॉइंट हैं जो कि अंदर हैं, और इन 25 के 25 पॉइंट के 4-4 दोस्त हैं। यानी कि इन 25 में से जब कोई भी पॉइंट उठाओगे तो वो हो जाएगा 25/49, यानी कि 4 दोस्त होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। टोटल 49 हो गई है, 25 20 45 49। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या चीज होती है? तो एक्सपेक्टेशन होती है समेशन PIXI, समेशन PIXI, यानी कि P1 X1 प्लस P2 X2 P3 X3 P3 X3 P4 X4 एंड P5 X5। कर दो इनको मल्टीप्लाई। ये तो पूरा 0, ये भी पूरा 0, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। यहां भी प्रोबेबिलिटी 0। ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 8/49 प्लस 60/49 प्लस 100/49। तो टोटल कितना हो गया? 168/49, है ना। तो ये हो जाएगा 7
24/7, ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया 7 टाइम्स एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 24/7, तो आंसर हो जाएगा 24। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट इस कॉम्प्रिहेंशन का। आसान था, फिर से खुद से करा अगर तुमने तो तुम्हें पता चलेगा कि कहां कहां पे गलतियां होती है ना। ये पॉइंट्स किस तरह से ढूंढने हैं, कॉर्नर वालों के 2 ही दोस्त होंगे, एज वालों के 3 होंगे, और जो भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनके 4 दोस्त होंगे। इस चीज को हमको समझना था। आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। अब क्या कहा गया, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली। अब इस बार 2 पॉइंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं, एक नहीं 2, from this A1 to A49. Let P be the probability that they are friends. Then the value of 7P. दो दोस्त मतलब 2 पॉइंट दोस्त कब होंगे, जब वो एडजेसेंट होंगे अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम। तो रो की बातें करें तो 2 दोस्त सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एक, ये 2 ले लो दूसरा तरीका, ये 2 ले लो तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, छठा तरीका, यानी कि 6 तरीके से ये 2 एडजेसेंट दोस्त सेलेक्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह से ये फर्स्ट रो में हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 तरीके यहां के, 6 यहां के, 6 6 6 6, टोटल 6 into 7, इतने तरीके पॉसिबल हैं जिससे 2 दोस्त सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, 2 एडजेसेंट पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन और भी तरीके हैं, क्योंकि कॉलम में भी तो हो सकते थे। ऐसा हो सकता था कि ये दोनों अगर सेलेक्ट हो जाए तो भी दोस्त होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 ये भी हो गए, और फिर से 6 into 7, यानी कि 6 into 7 डिवाइडेड बाय, ये तो फेवरेबल केसेस हो गए कि ऐसे कितने तरीके पॉसिबल हैं ताकि 2 दोस्त सेलेक्ट हो जाएं, 2 एडजेसेंट पॉइंट सेलेक्ट हो जाएं। तो आइदर अलोंग रो और अलोंग कॉलम। अब लास्ट में आ जाते हैं कि टोटल कितने पॉसिबल तरीके हैं इन 49 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के। तो वो कितने हो जाएंगे कि इन 49 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लिया जाए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस तरफ ले जाते हैं, 6 42 42 84 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 49 into 48 डिवाइडेड बाय 2, और इधर ले जाते हैं 84 into 2 डिवाइडेड बाय, इधर भेज रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 49 into 48। तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, 12 7 7 2, यानी कि 1/14, इसको बोल देते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो 7P कितना हो जाएगा, 7P विल बी 7/14, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था, है ना, लेकिन रेशियो देखोगे तो फिर से केवल 6% बच्चे इसको सही कर पाए थे, 64% बच्चों ने इसको गलत कर दिया था। तो सोचो तुम कि क्या क्या गलतियां होना यहां पर पॉसिबल है, क्या क्या चीजें ऐसी उन्होंने कर दी होगी जिसकी वजह से यह सवाल उनका गलत हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2024 का ये सवाल है, टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में या ट्रिकी क्वेश्चंस की कैटेगरी में एक नई एंट्री है ना। इसलिए अभी तक जेईई एडवांस 24 की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, तो ये नहीं पता चल पाया कि कितने बच्चों ने इसको सही किया, कितने बच्चों ने इसको गलत किया, कितनों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी देखते हैं। फिर से एक रैंडम वेरिएबल वाला सवाल है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल and let p x is equal to x denotes the probability that x takes the value x। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। Suppose that the point x comma probability of capital X is equal to small x for x equal to 0 1 2 3 4 lie on a fixed straight line in the xy plane, and p x is equal to small x is equal to 0 for all the x belonging to real number except this. If the mean of the x is 5/2 and the variance of the x is alpha, then the value of 24 alpha is। सवाल को समझते हैं पहले, ठीक है। रैंडम वेरिएबल है, एक टेबल यहां पे मैं बना देता हूं ताकि तुम लोग समझने लग जाओ कि चीजें क्या हो रही है।
प्रोबेबिलिटी कितना चाहिए हमको, 0 1 2 3 एंड 4, ये है x और ये है इसकी प्रोबेबिलिटी, ये है वेरिएबल हमारा और ये इसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ x है ना। मान लो कुछ प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी को बोल देते हैं p0, इसकी प्रोबेबिलिटी को बोल देते हैं p1, इसकी प्रोबेबिलिटी को बोल देते हैं p2, इसकी प्रोबेबिलिटी को बोल देते हैं p3। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये x कॉमा p ऑफ x यानी कि 0 कॉमा p ऑफ 0, 1 कॉमा p ऑफ 1, 2 कॉमा p ऑफ 2, 3 कॉमा p ऑफ 3 एंड 4 कॉमा p ऑफ 4, ये जो पॉइंट है ये एक लाइन पर है xy प्लेन में। मान लेते हैं ये p4 होगा, उस लाइन की इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ऐसी बात कही गई है और ये कहा गया है कि भैया इसके अलावा इस लाइन पर जो भी पॉइंट रखोगे सबके लिए वैल्यू 0 आ जाएगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। px इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 के अलावा जितनी भी x की वैल्यू रख सकते हो सबके लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, यानी कि उनकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहा गया है कि यह जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन जो है वो 5/2 है और वेरिएंस जो है वो अल्फा है। तो क्या क्या चीजें होती है इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, ये सम 1 होगा, ये बात ध्यान रखना। बाकी सब तो प्रोबेबिलिटी 0 ही है। अगर तुम बोलो कि सर और भी वेरिएबल बना देता हूं तो और सारे वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी 0 है, तो चाहे लिख दो, वो सब 0 ही होने वाला है। आगे आ जाते हैं, दूसरी चीज क्या की गई, मीन। मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन पी आई एक्स आई। ये अगर इसको एक्स आई बोल दें, इसको पी आई बोल दे तो पी आई एक्स आई। इसकी वैल्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 5/2। और वेरिएंस, वेरिएंस जो है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा दिया गया है। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको दी गई है अल्फा। अब ये तीन चीजें हमको दी गई है और इसका यूज करते हुए हम लोगों को 24 अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब वापस से सवाल पर आ जाते हैं। क्या हमको दिया गया है कि ये पॉइंट किस पर है, इस लाइन पर है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 0 कॉमा पी ऑफ 0 रखो। तो अगर 0 कॉमा पी ऑफ 0 को इस लाइन पर रखोगे, कौन सी लाइन पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर, तो क्या मिलेगा हम लोगों को कि p0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस सी, यानी कि p0 इज इक्वल टू हो गया c। ऐसे 1 कॉमा p1 को रखोगे तो p1 हो जाएगा m प्लस सी। 2 कॉमा p2 को रखोगे तो p2 हो जाएगा 2m प्लस सी। 3 कॉमा p3 को रखोगे तो p3 हो जाएगा 3m प्लस सी। और 4 कॉमा p4 को रखोगे तो p4 हो जाएगा 4m प्लस सी। इन सब की वैल्यू हमको मिल गई। अब सारा काम बड़ी आसानी से होता चला जाएगा। देखो इन सब का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे इन सबको ऐड करके लिख दें, समेशन ऑफ पी आई, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि सी डायरेक्ट ही जोड़ देते ना भैया, पूरा कहां लिखेंगे। इन सबको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 तो सी हो गए, और 4 3 7 2 9 और एक 10m हो गए, यानी कि 10m प्लस 6c, 10m प्लस 6c। इसकी वैल्यू 6 नहीं, कितने हैं, कितने पॉइंट है, 5c। इसकी वैल्यू हो गई 1। ये अगर किसी को गड़बड़ लग रही हो तो यहां पे देख लेना कि समेशन कितना था, 1 था। सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना लाना है, 1 लाना है। सी कितने, 1 2 3 4 5 सी है, और 4 3 7 2 9 और एक 10m है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये रहा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यानी कि p0 इंटू 0, p1 1, p2 इंटू 2, इस चीज को भी ले लेते हैं। समेशन पी आई एक्स आई इज इक्वल टू 5/2, यानी कि 0 इंटू p0 प्लस 1 इंटू p1 प्लस 2 इंटू p2 प्लस 3 इंटू p3
प्लस 4 इंटू P4, ये कितना है 5/2 है। तो इस पहली प्रोबेबिलिटी को 1 से, दूसरी को 2 से, तीसरी को 3 से, चौथी को 4 से और पहली को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। पहली को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे m+c, लिखते जाते हैं। इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे m+c, ये हो जाएगा 2m+c को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3m+c को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4m+c को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा ये देखो, c, 2c, 3c, 4c, टोटल 10c हो गया। m कितने होंगे, 4 इंटू 4 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 30, यानी कि 30m हो गए, प्लस 10c इज इक्वल टू 5/2। दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन हो गए, यहां से m और c की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्या किया जाए, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 15m प्लस 2c इज इक्वल टू 15m प्लस 5c इज इक्वल टू 5/4 और 5c की वैल्यू यहां से रख दी जाए, 15m प्लस 1 माइनस 10m, तो ये कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 1/4, m विल बी 1/20। ठीक है, अब m की वैल्यू 1/20 आ गई तो c की भी आ जाएगी, 10m प्लस 5c इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू आ गई 1/20 प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 5c इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/10, ये दूसरी वैल्यू आ गई। m और c की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब आ जाते हैं हम आखिरी चीज पर जो हमको पता करनी है, वेरिएंस। तो सिग्मा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, समेशन PI XI स्क्वायर, ये स्क्वायर केवल XI पर होता है ना, माइनस म्यू स्क्वायर, PI XI स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि हर प्रोबेबिलिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि P0 0 स्क्वायर से, P1 1 स्क्वायर से, P2 2 स्क्वायर से, P3 3 स्क्वायर से और P4 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर 0 इंटू P0 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर इंटू P1, 2 स्क्वायर P2, 3 स्क्वायर P3, 4 स्क्वायर P4, ये पहला ब्रैकेट हो गया हमारा, माइनस म्यू यानी कि 5/2 का स्क्वायर, 0 1 स्क्वायर P1 हो जाएगा m+c, 2 स्क्वायर 2m+c, 9 3m+c, 16 4m+c माइनस 25/4, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है अल्फा। अब देखो c कितने हो जाएंगे हमारे, 16 और 9 25 और 4 29, 30 तो हो गए c। m कितने हो जाएंगे, तो m इस बार हो जाएंगे 64 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 1, तो 8 और 1 9, 9 और 27 36, 36 और 64 100 m माइनस 25/4। सारी वैल्यू तुमको पता ही है, m की वैल्यू कितनी है 20 1/20, c की वैल्यू 1/10 माइनस 25/4। तो ये कितना हो गया हमारा, एलसीएम ले लेते हैं, 20 ऊपर 100 प्लस 60 माइनस 125, ठीक है। तो 160 माइनस 125 यानी कि 35/20, और पूछा क्या गया है हमसे, 24 अल्फा, 24 तो कितना हो जाएगा 6 5 7 यानी कि 42, 24 अल्फा विल बी इक्वल टू 42, आंसर इज 42। ठीक है,
समझ गए। तो अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी समझ नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन का तो उतना ज्यादा यूज नहीं था, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही मीन और वेरिएंस की अच्छी समझ नहीं होगी तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और देखना जब भी रिपोर्ट आएगी तो पक्का ये क्वेश्चन भी 5% से कम बच्चों का ही सही हुआ होगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो 5% से कम बच्चे ही सही कर पाए थे, या तो गलत अटेम्प्ट कर दिया था या अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो इन सवालों को खुद से जरूर करें और देखें कि कहां पर गलतियां होती हैं। इन्हीं से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते टाइम पर किस तरह से हमको सोचना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। समरी में यही है कि भैया पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों हमने किए हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगाएं। यही होमवर्क भी रहने वाला है तुम्हारा, है ना। ऑल द क्वेश्चंस यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ वंस अगेन। उसके बाद जो और भी सवाल हैं उनको भी कर सकते हो। देखो सेशन की अपनी एक लिमिटेशन है, यहां पर कुछ अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही रखा जाता है ताकि तुम्हें पता चल पाए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो टफेस्ट माने जाते हैं in terms of their correctness, in terms of their length, in terms of number of concept used। ठीक है, तो इन सब पैरामीटर्स का ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए गए थे, लेकिन ये अंत नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि एक बार खुद से इन सवालों को तो करें ही करें, बाकी सवालों को भी खुद से बिना देखे अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स के साथ, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।